हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हमने संसद वाला पार्ट जो था स्टार्ट किया था, जिसकी 2-3 क्लासें हो भी चुकी हैं। और आज ये संसद की जो है लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लास में जो हमने पढ़े थे वो जो प्रस्ताव होते हैं ना, निंदा प्रस्ताव होते हैं, संसद की कार्रवाई, संसद के जो भी आपके सत्र थे, हमने वो पढ़ने की कोशिश की थी। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो विधेयक के बारे में पढ़ेंगे कि संसद में कौन कौन से बिल लाए जाते हैं, किस बिल को लाने का क्या तरीका है, कौन सा बिल किस आपके आर्टिकल में आता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोगों ने अभी तक अगर हमारी ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री की क्लासें नहीं देखी हैं तो वो सबसे पहले देखें जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और आपकी क्या बोलता हूँ इंडियन हिस्ट्री की कंप्लीट किताब वो क्लासें आपकी क्या हैं पड़ी हुई हैं। और उनकी मैराथन्स भी हमने बना के डाल दी हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए, एकदम डिजिटल एचडी क्वालिटी पीडीएफ आपको चाहिए ना, एकदम फर्स्ट क्लास पीडीएफ, ऐसी पीडीएफ आपको शायद ही कहीं मिले, वरना तो नहीं मिलेगी। तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, उसके लिए कुछ अमाउंट पे करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उन क्लासों में दे रखा है, मैराथन्स में। तो आप वहाँ से उनको ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी रहता है, आप उस पर बात करके मुझसे वो ले सकते हैं। तो फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं। और आज संसद का ये लास्ट आपका क्या है पार्ट है। इसके बाद हम राष्ट्रपति को पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, और 2 क्लासें या 3 क्लासें राष्ट्रपति की होंगी, सारा का सारा राष्ट्रपति का क्लियर कर देंगे। तो हम विधेयक को पढ़ने वाले हैं। तो विधेयक क्या होते हैं, जो संसद में बिल लाए जाते हैं ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये बिल कई एक प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक आपका होता है साधारण विधेयक, जिसको ऑर्डिनरी बिल भी कहा जाता है इंग्लिश में। और इसका जो अनुच्छेद है वो 107 में मिलता है। ये अनुच्छेद इसका 107 है। आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 110 में आपका धन विधेयक है, जिसको मनी बिल बोलते हैं। मनी बिल यानी कि धन विधेयक, वो आर्टिकल आपका 110 में आपका इसका जिक्र मिलता है। और वित्त विधेयक को हम पढ़ेंगे। वित्त विधेयक में ये क्या है, इसको फाइनेंस बिल भी कहते हैं। इसके 2 आर्टिकल मिलते हैं, 117(1) है, एक 117(2) है। ये 2 इसके क्या हैं आर्टिकल इसके मिलते हैं, मतलब उसी का क्लॉज है, 17 का 1, 17 का 2 वित्त विधेयक इसमें मिलते हैं। दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, माइनर सा डिफरेंस है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर आपका क्या है, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, जो कि आर्टिकल 368 का बात करता है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की शक्ति देता है। इनके बारे में बात करेंगे और इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज के बाद आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मेरा वादा है। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और स्टार्ट करते हैं इनको। तो सबसे पहले साधारण विधेयक से स्टार्ट करते हैं। साधारण विधेयक की जो जानकारी हमको दी गई है वो आर्टिकल 107 में मिलती है। सबसे पहले तो इसका आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, साधारण है तो 7 में होगा। साधारण आपका 107 में आपका मिलता है। और दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में इसे लाया जा सकता है, किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है। जो साधारण विधेयक है, इसको दोनों सदनों में से, चाहे लोकसभा हो चाहे आपका राज्यसभा हो, किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। किसी भी संसद के किसी भी सदन में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। ये हो गई ये बात। अब एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि जब भी संसद में कोई बिल आता है, संसद के सदन जब भी कोई बिल पेश करते हैं, किसी भी सदन में आता है बिल, तो वो जो बिल है ना, सबसे पहले या तो लोकसभा में आएगा या फिर राज्यसभा में आएगा। किसी भी सदन में आता है, वो अलग अलग बिल के हिसाब से देखेंगे कौन सा बिल कहाँ पे पेश होता है। लेकिन साधारण विधेयक आपका किसी भी सदन में पेश हो सकता है। अब लोकसभा राज्यसभा में पेश होने के बाद अगर वो दोनों से पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर करते हैं, और उसके बाद वो जो बिल है एक एक्ट बन जाता है, एक अधिनियम बन जाता है, या फिर आप सिंपल भाषा में बोलें तो वो एक कानून बन जाता है। तो ये इसकी प्रक्रिया होती है। किसी भी बिल कानून बनाने की एक प्रक्रिया है। पहले बिल आता है,
बिल लोकसभा या राज्यसभा में पेश होता है, फिर वो बिल पास होता है। अगर वो दोनों सदनों से पास होता है, फिर राष्ट्रपति का उस पर रह जाता है कि राष्ट्रपति उस पर अपने सिग्नेचर करें, उसके बाद वो कानून बन जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो रद्द भी हो जाता है कभी कभी। साधारण विधेयक के बारे में हमने बता ही दिया, इसको किसी भी उसमें लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में। अब साधारण विधेयक के बारे में कुछ बातें हैं जो समझ लीजिए। जैसे कि साधारण विधेयक यदि कोई मंत्री लाता है, कोई मंत्री इसको इंट्रोड्यूस करता है, कोई मंत्री इसको पेश करता है संसद के किसी भी सदन में, और अगर लोकसभा इसको पास ना करे, मान लिया कि पहले लोकसभा में ही इसने डाल दिया, पेश किया, और लोकसभा ने पास नहीं किया, तब तो राज्यसभा के पास जाएगा ही नहीं। अगर राज्यसभा में इसने पेश किया मंत्री ने पहले, और बाद में लोकसभा के पास आया और लोकसभा ने इसको मना कर दिया, तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि मंत्री लाए थे ये बिल, और मंत्री लाए थे तो मंत्री की ही सारी की सारी मंत्रियों की इसमें जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर लोकसभा ने उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया, तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर लोकसभा पास कर दे, क्या है, लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा पास ना करे। मान लिया कि लोकसभा में लाया गया, लोकसभा ने पास करके आगे बढ़ा दिया, अब वो बिल राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा ने अगर उसको पास नहीं किया, राज्यसभा अगर पास ना करे, तो क्या होता है, तब देखिए क्या होता है। तब राष्ट्रपति इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, क्योंकि राज्यसभा को उतनी पावर्स नहीं दी गई है। अगर लोकसभा ने पास कर दिया है तो राज्यसभा मना कर रहा है, तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर क्लेश हो जाएगा दोनों सदनों में। इसके लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाएंगे, और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। इसका आर्टिकल 108 में जिक्र मिलता है संयुक्त अधिवेशन का। और ये जो संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है, ये अमेरिका से ली गई है। ये जो प्रावधान है, ये अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का, ज्वाइंट मीटिंग का, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिका से लिया गया है। तो इसको राष्ट्रपति ही बुलाता है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन कब आता है, जब राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाए, यानी कि बिल पास ना करें, लोकसभा ने पास कर दिया हो, राज्यसभा पास ना करे, तब ये बुलाया जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा ने पास कर दिया और लोकसभा ने पास नहीं किया, तब नहीं बुलाया जाएगा। तब तो कोई भी चांस नहीं, क्योंकि लोकसभा को ज़्यादा पावर्स हैं। ये लोकसभा क्या है, जनता का दल होता है, जनता का सदन होता है, जनता का सदन इसको बोलते हैं। अब ये संयुक्त अधिवेशन जब होता है, आर्टिकल 108 में इसकी जानकारी दी गई है संयुक्त अधिवेशन की। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है संयुक्त अधिवेशन का। अब ये जो संयुक्त अधिवेशन है, ये आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात हमको मिलती है। लेकिन बात क्या है, संयुक्त अधिवेशन का जो अध्यक्ष है ना, वो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। और ये बात आर्टिकल 118 में कही गई है कि संयुक्त अधिवेशन का जो अध्यक्ष होनेगा, जो उसकी अध्यक्षता करेगा, वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और ये बात आर्टिकल 118 में देखने को मिलती है। ये तो हो गई आपकी क्या है, राज्यसभा और लोकसभा के पास ना करने पर संयुक्त अधिवेशन की बात, और उसमें कौन अध्यक्ष कर रहा है, सारी बातें हो गई। अब साधारण विधेयक पे राष्ट्रपति की क्या पावर है, उसको भी देख लेते हैं। साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति, ये शक्ति इसकी अनुच्छेद 111 में दी गई है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को लेके क्या क्या कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति के पास जब दोनों सदनों से पास होकर ये बिल जाएगा, तो राष्ट्रपति या तो इसको अनुमति दे देगा, सिग्नेचर कर देगा, और ये कानून बन जाएगा। या फिर राष्ट्रपति इसको रोक सकता है। इसको मतलब आया राष्ट्रपति के पास होके बिल, राष्ट्रपति ने रख लिया इसको, और उसको अभी ना साइन किया ना कुछ किया। या फिर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि एक बार संसद में इसको और ले जाओ, देखो इसमें कोई कमी तो नहीं है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद अगर संसद ने दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो राष्ट्रपति पास करने के लिए इसको बाध्य है, तो राष्ट्रपति को मजबूरन सिग्नेचर करने पड़ेंगे। और ये आपकी क्या है, अनुच्छेद 111 में ये सारी बातें राष्ट्रपति की पावर्स दी गई हैं साधारण विधेयक को लेके। तो ये तो आपका क्या था, साधारण विधेयक। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम पढ़ते हैं तो धन विधेयक के बारे में पढ़ते हैं। अब धन विधेयक, जिसको मनी बिल बोला जाता है, आप इसको मनी बिल बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, बोला ही जाता है।
और इसकी जो जानकारी मिलती है आर्टिकल 110 में इसकी जानकारी दी गई है। आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में जानकारी देता है। अब ये जो मनी बिल है ये कहाँ पे प्रस्तुत होता है? जैसे कि हमने साधारण विधेयक को देखा, वो तो लोकसभा में भी पेश हो सकता है, राज्यसभा में पेश हो सकता है, किसी भी सदन में आप पेश कर दो उसको। लेकिन जो दोस्तों मनी बिल है ना, मनी बिल के बारे में लोकसभा को एक विशेष पावर दी गई है कि ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है, ना कि राज्यसभा में। और ये बात अनुच्छेद 109 में कही गई है कि ये राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता। ये बात अनुच्छेद 9 में कही गई है। और लोकसभा में क्या है, ये पेश होगा, सिर्फ लोकसभा में ही पेश होगा। ये पेश करने की बात है, ऐसा नहीं है कि बाद में ये राज्यसभा में नहीं जाएगा। पहले लोकसभा इसको पास करेगी, लोकसभा ने पास कर दिया तो ये राज्यसभा में जाएगा, फिर इसको राज्यसभा इसको पास करेगी या क्या नहीं करेगी, वो आगे चीज़ें पढ़ते हैं। राज्यसभा की क्या शक्तियाँ इस पे हैं वो भी देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि राज्यसभा को ये पास करना ही पड़ता है, मनी बिल ऐसा चीज़ होता है। अब ये जो मनी बिल होता है, कोई भी धन विधेयक है ना, कोई भी जो विधेयक है उसको धन विधेयक कहने का अधिकार किसको है? मतलब कोई बिल है, कौन बताएगा कि ये धन विधेयक है? कौन डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका जो जिक्र करेगा, इसका जो निर्धारण करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। एनी बिल इज मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है तो वो कौन बताएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? वो लोकसभा का अध्यक्ष ही बताएगा कि ये जो बिल है ये मनी बिल है, ये साधारण बिल नहीं है। ये बात लोकसभा के अध्यक्ष पे डिपेंड करती है, यानी कि लोकसभा ही निर्धारण इसका करता है। अब जो धन विधेयक है इसके बारे में देखिए, धन विधेयक कहते किसको हैं? धन विधेयक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें मनी से संबंधित चीज़ें आती हैं, जैसे कि टैक्स को लगाना, टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को घटाना या किसी भी टैक्स को ख़त्म करना, ये मनी बिल से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं। भारत की संचित निधि जो होती है ना, वो भी मनी बिल के ही अंतर्गत आती है, उस पर भी मनी बिल के द्वारा ही चीज़ें होती हैं। आकस्मिकता जो निधि होती है ना, उसमें जो भी परिवर्तन करना है, जो भी, क्योंकि ये सारे के सारे फंड्स होते हैं ना, गवर्नमेंट के आपके क्या होते हैं, फंड होते हैं। भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, इनमें जो भी कोई भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए जो बिल लाया जाएगा वो मनी बिल लाया जाएगा। कोई भी सुधार, कोई संशोधन, उसके लिए मनी बिल की आवश्यकता होती है। तो मनी बिल इनमें ये सारी चीज़ें आती हैं। जुर्माना किसी पे लगा है, ये भी मनी बिल के अंतर्गत आएगा। लाइसेंस है, स्थानीय कर हैं, लोकल आपके टैक्स हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मनी बिल के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा के पास एक पावर है धन विधेयक के संबंध में कि अगर लोकसभा से पास होके राज्यसभा के पास आता है मनी बिल, तब राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन इसको अस्वीकार नहीं कर सकती है। 14 दिन के बाद वो बिल अपने आप पास माना जाएगा। अगर राज्यसभा नहीं भी करती है तो पहली बात तो उसको करना ही पड़ता है। अब धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को जबरन पास करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती उसको पास करना पड़ेगा, मजबूरी में पास करना पड़ेगा, बाध्य है वो पास करने के लिए। तो इस पर संयुक्त अधिवेशन का तो बात उठता ही नहीं है, संयुक्त अधिवेशन इस पर नहीं बुलाया जाएगा। यदि धन विधेयक कोई मंत्री पेश करता है और लोकसभा में पेश करेगा और लोकसभा ने अगर इसको पास नहीं किया तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ठप हो जाएगी। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। क्या है? जब भी धन विधेयक आपका पेश किया जाएगा लोकसभा में तो राष्ट्रपति की पहले अनुमति ली जाएगी। राष्ट्रपति अनुमति देगा तभी ये पेश होगा उसमें, और इसीलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि उससे पहले ही आपकी अनुमति ले ली गई है तो पुनर्विचार का मतलब ही नहीं बैठता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब वित्त विधेयक को पढ़ते हैं, और वित्त विधेयक जिसको फाइनेंस बिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइनेंस बिल। सर, ये वित्त विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक जो विकासात्मक कार्यों पर खर्चा करने के लिए, पैसा निकालने के लिए जो बिल्स आते हैं उनको वित्त विधेयक कहते हैं, उनको फाइनेंस बिल कहते हैं। कोई भी डेवलपमेंट का कार्य करना है, जैसे कि रोड बनाने हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कराना है, या फिर कोई स्कूल और कॉलेजेस बनवाने हैं, तो इसमें आपका क्या है, ये
विकासात्मक खर्चे होते हैं, इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होता है ना, अवसंरचनात्मक विकास होता है ना, उस पे जो खर्चे होते हैं उसके लिए ये बिल लाया जाता है, फाइनेंस बिल। इसीलिए इसको वित्त विधेयक कहते हैं। और वो जो था वो आपका मनी बिल था, जिसमें आपके टैक्स वगैरह थे, संचय निधि की बात की थी, जुर्माना वगैरह था, वो आपका मनी बिल में आता था। ये विकासात्मक कार्यों पे जो खर्चे होते हैं वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्या वित्त विधेयक और धन विधेयक में कोई संबंध भी है सर? बिल्कुल सर, संबंध तो है इसमें सर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होता है। और सभी जो धन विधेयक होते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है और ये आपका कोटेशन आ सकता है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं। मतलब जितने भी जो अभी हमने मनी बिल पढ़ा था ना, और जितने भी मनी बिल होंगे वो सभी के सभी वित्त विधेयक में आएंगे। ठीक है सर, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। लेकिन ये इसका उल्टा याद रखना कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये आप इस फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए इसका क्या मतलब होता है। जिन बंदों ने रीजनिंग पढ़ रखी है उनको इसके बारे में पता भी होगा। आपने सुना होगा रीजनिंग में आपका होता है सिलोगिज्म का चैप्टर, जिसमें सभी ए बी हैं और इस तरह का होता है, तो इसमें वैसा ही आपका बनता है। देखिए ये जो आपका सर्कल है इसमें आपके धन विधेयक हैं, और ये जो बाहर वाला विधेयक है ना, बाहर वाला जो सर्कल है उसमें वित्त विधेयक हैं। अब ये क्या है, सारे के सारे आपके क्या है, वित्त विधेयक हैं। बाहर आपका क्या है, ये वित्त विधेयक है। लेकिन ये पूरा का पूरा सर्कल इसको घेरे हुए है, तो ये भी आपके क्या होंगे, वित्त विधेयक ही होंगे। यानी कि सभी के सभी ये जो धन विधेयक हैं ये भी वित्त विधेयक हैं। लेकिन ये वाले जो वित्त विधेयक हैं ये वाले, ये धन विधेयक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये इसमें अगर होते, ये वाले बाहर वाले अगर इसमें होते तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या है, ये जो बाहर वाला ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये सभी के सभी वित्त विधेयक हैं। लेकिन ये वाले जो हैं ये वित्त विधेयक नहीं है, ये धन विधेयक हैं। लेकिन ये जो धन विधेयक हैं ये वित्त विधेयक हैं। सर कैसी बात कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि सभी वित्त विधेयक आपके क्या हैं, सभी धन विधेयक आपके वित्त विधेयक हैं, फिर आप ये भी कह रहे हो कि धन विधेयक जो हैं सभी वित्त विधेयक आपके क्या हैं, धन विधेयक नहीं हो सकते। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। इस फैक्ट को आप याद रखना। अगर आपको समझ नहीं आता है तो इसको रट लीजिएगा कि सभी धन विधेयक आपके क्या हैं, वित्त विधेयक हैं। लेकिन कोई भी सभी वित्त विधेयक आपके क्या हैं, धन विधेयक नहीं हैं। अब इनके जो आर्टिकल हैं, एक आपका आर्टिकल 117 का 1, एक आपका 2 है। इनको आप देख लीजिए एक बार। अब इसमें देखिए क्या होता है। इसमें क्या है, देखिए इसमें पेश जो होगा ये सिर्फ लोकसभा में होगा। ये वाला जो आर्टिकल के अंतर्गत आएगा ये मनी बिल की तरह पेश होता है। और ये आपका कहाँ पे होता है, ये आपका लोकसभा में पेश होता है। राष्ट्रपति की अनुमति से, पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, फिर आपका ये पेश होता है। इस पर संयुक्त अधिवेशन इस पर क्या है, बुलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं पास किया, तो फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, बुला सकते हैं। बाकी सब बातें साधारण विधेयक के जैसी ही इसमें होती हैं। दूसरा आप इसमें देख लीजिए, दूसरे में इसमें क्या है, ये साधारण विधेयक की तरह पेश होता है, चाहे लोकसभा में पेश कर दो चाहे राज्यसभा में पेश कर दो। और इस पर क्या है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। कोई भी सदन मना कर सकता है, कोई भी सदन मना भी कर सकता है, लेकिन इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। अगर किसी भी सदन ने मना भी कर दिया तब भी इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, जबकि बुलाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये इसमें साधारण विधेयक की तरह ये सारी बातें होती हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अब संयुक्त अधिवेशन की बात अगर करें तो संयुक्त अधिवेशन अब तक कितनी बार आया है, तो एक बार जो दहेज एक्ट बना था 1961 का, जो दहेज एक्ट आया था उसमें आपका संयुक्त अधिवेशन आया था। और जो आपका बैंकिंग सुधार अधिनियम आया था, बैंकिंग सुधार अधिनियम 1978, उसमें भी आपका क्या है, ये संयुक्त अधिवेशन आया था, मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और एक पोटा अधिनियम आया था 2002 में, ये आपका क्या है, ये एक टेररिज्म से संबंधित शायद एक अधिनियम था, उसमें आपका क्या था, ये आपका आया था। तो इसमें क्या है, ये 3 बार आपका आया है आपका क्या, संयुक्त अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं और आगे एक और आपका विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, इसको भी देख लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को एक बार देख लेते हैं।
संविधान संशोधन जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहा जाता है, और ये आर्टिकल 368 में आता है। इसको 368 में रखा गया है, और ये भी दोस्तों संसद के किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है, किसी भी सदन में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और दोनों सदनों से इसका पास होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों सदनों से पास होना इसका बड़ा ही ज़रूरी होता है। राष्ट्रपति इसे पास करने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति को मजबूरी में इसको पास करना होगा। और ये जो है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन में, इसको संयुक्त अधिवेशन इस पर नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को इसको पास करना पड़ेगा और दोनों सदनों को इसको पास करना ज़रूरी है। जब इनको पास करना ज़रूरी ही है तो संयुक्त अधिवेशन की बात होती ही नहीं है, आएगा ही नहीं संयुक्त अधिवेशन। तो ये आपका क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक आपका होता है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं, ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में आते हैं। अगर ऐसे आपके आ जाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कैसे क्या करना है, कैसे हैंडल करना है। बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ इनको, बाकी टेक्निकल चीज़ें बहुत हैं। अगर मैं इनको टेक्निकली समझाना चाहूँ तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि सर क्या बता के चले गए। इसलिए बहुत सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है मुझे, और करना भी चाहिए और अच्छा भी लगता है। अब भारत की निधियों के बारे में पढ़ते हैं। जो फंड्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो फंड होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। फंड्स ऑफ इंडिया यानी भारत की निधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 तरीके की हमारी निधियां होती हैं। एक आपकी भारत की संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, और एक आपका होता है पब्लिक अकाउंट फंड आपका होता है, लोक लेखा आपका फंड होता है, और एक आपका होता है भारत की आकस्मिकता निधि जिसको कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये 3 फंड आपके होते हैं, और इनके जो आर्टिकल हैं मैं वो भी लिख के लाया हूँ। ये जो आर्टिकल है संचित निधि का, ये 266 का वन है। 266 का जो आर्टिकल वन है उसमें आपकी संचित निधि आती है, और जो 266 का 2 है ना, उसमें आपकी क्या आती है, लोकलेखा निधि आती है। और जो 267 आपका अनुच्छेद है उसमें आपका आकस्मिकता निधि आती है, इमरजेंसी फंड आता है या कंटेंजेंसी फंड आता है। अब ये जो है संचित निधि, इसे किसके नियंत्रण में होता है, ये संसद के नियंत्रण में होता है। संसद के नियंत्रण में ये होता है, और ये जो होता है प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होता है लोकलेखा, या फिर आप डायरेक्ट बोलें तो गवर्नमेंट के नियंत्रण में होता है। और ये जो कंटेंजेंसी फंड है ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। इसको आपातकालीन निधि भी कहते हैं, आपातकालीन फंड भी कहते हैं। अब मैं इनका चार्ट लेके आया हूँ, इस चार्ट से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये क्या है, भारत की संचित निधि है, लोकलेखा निधि है। ये आपकी क्या है, भारत की आकस्मिकता निधि है। इस पे संसद का नियंत्रण होता है, इस पे भारत सरकार का नियंत्रण या फिर प्रधानमंत्री का नियंत्रण बोलें, ये राष्ट्रपति का नियंत्रण इस पे होता है। ये जो संसद का नियंत्रण होता है इस पे, इसको राष्ट्र का धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, राष्ट्र का धन बोला जाता है। गला बिल्कुल सूख रहा है, 1 मिनट, सूख जाता है। और इसमें रोजे में आपको पता है पानी तक नहीं पी सकते, तो थूकना बड़ा मतलब गला एकदम बैठ सा जाता है बोलते बोलते, इसीलिए क्लासें नहीं आ पा रही हैं। यही एक प्रॉब्लम भी है क्लासों के ना आने की, क्योंकि अगर मैं 1-1.5 घंटे क्लास बोल के बनाता हूँ ना, तो फिर दिक्कत ये हो जाती है कि फिर पूरे दिन मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि गला मेरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है और पानी भी नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं ले सकता, तो दिक्कत हो जाती है रमज़ान में। इसीलिए थोड़ा दिक्कत भी चल रहा है, तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल इस क्लास को पूरा करते हैं। राष्ट्र का धन, भारत की जो संचित निधि होती है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ना, ये राष्ट्र का धन कहलाता है। और भारत सरकार, इसमें क्या होता है पहले इसको ही समझ लेते हैं। देखिए, भारत सरकार को प्राप्त होने वाली जो समस्त आय होती है ना, चाहे वो कहीं से भी टैक्स से, कहीं से भी आपकी इनकम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनकम होती है वो कहीं से भी हो आपकी इनकम, आपको पता ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम तो बहुत सोर्स हैं आपके, तो जहाँ जहाँ से भी होती है वो आपकी क्या है, भारत की संचित निधि में जमा होता है। अब ये जो जमा होता है, जैसे कि आरबीआई में जमा पैसा, ये भी आपका होता है, जीएसटी का कलेक्शन वो भी आपका होता है। अब इसमें से पैसा अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, क्योंकि संचित निधि है, इसमें से कभी ना कभी पैसा निकालना ही पड़ता है। तो निकालने के लिए इस पर एक बजट आता है, इसका एक बजट बनता है कि कैसे कितना पैसा निकाला जाएगा।
फिर आपका आकलन होता है, एस्टीमेट बनता है। उसके बाद एक विनियोग विधेयक आता है। कौन सा विनियोग विधेयक आपका पेश किया जाता है? कौन सा विधेयक? अप्रोप्रिएट बिल आपका पेश किया जाता है। अप्रोप्रिएट बिल लाया जाता है, तब इससे क्या है, पैसा निकलता है। और तब ये पैसा आपका निकलता है, अप्रोप्रिएट बिल के माध्यम से इसका पैसा आपका निकाला जाता है। तो ये सारी इसकी प्रोसेस रहती है। अब ये जो भारत सरकार का जो नियंत्रण इस पे रहता है लोक लेखा निधि पे, इसमें जो पैसा आता है जैसे कि पीएफ में जमा पैसा, एलआईसी में जमा पैसा, एनपीएस जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें जो जमा पैसा है, या बैंक में भी जो जमा पैसा है वो भी आपका क्या है, भारत सरकार के नियंत्रण में होता है, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होता है। अब ये जो राष्ट्रपति का जिस पे नियंत्रण होता है ना, आकस्मिकता निधि, इसको इमरजेंसी फंड बोला जाता है, आपातकालीन फंड बोला जाता है। इसमें से पैसा संचित निधि से ही आता है। इसमें से जो पैसा आता है, इसमें जो वो आपका यहाँ से आता है, ये वाला जो पैसा है यही आपका इसमें आके डाला जाता है। यहीं से इसका क्या है, पैसा यहाँ से इसमें आता है। तो संचित निधि से इसमें पैसा आता है और इसमें से धन राष्ट्रपति की अनुमति से निकाला जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का इस पर नियंत्रण होता है। अब आपातकाल स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अचानक बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कोरोना आया था, जिस तरह से कोई महामारी आ जाए, कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए देश पे, तब जाके इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोरोना टाइम पे किया गया था। तो आपने देखा भी होगा कोरोना के टाइम पे लोगों के खाते में पैसे सरकार ने डाले थे, तो वो आपका क्या था, आकस्मिकता निधि के माध्यम से ही डाले गए थे। तो ये आपकी क्या होती हैं, निधियाँ होती हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको फिर से रिकॉल करना, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। और अपने आप 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल ही समझ आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत टिपिकल चीज़ें नहीं हैं, सिंपल सी बातें हैं, बस समझने की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या है, ये निधियाँ तो हमने देख ली हैं। अब हम देखते हैं संसद की सम्मतियाँ। क्या देख लेते हैं, संसद की सम्मतियाँ। इसमें हमने बिल पढ़े, संसद की जो भारत सरकार की निधियाँ हैं उनको हमने पढ़ा। अब हम संसद की सम्मतियाँ पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट्री जो कमेटीज होती हैं ना उनको पढ़ लेते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी। और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी हैं ये आर्टिकल 118 में दी गई हैं। सर आर्टिकल 118 में बहुत चीज़ें आप बता चुके हैं सर। हाँ सर, ये होती ही हैं तो क्या करें। अब इसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं, संसद की जो समितियां होती हैं ना, वो 2 तरह की होती हैं। एक स्थायी समिति होती हैं, एक आपकी अस्थायी समिति होती हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए इसमें जो स्थायी समितियां आपकी हैं ना, इसमें आपकी ये 6 समितियां हैं। और जो आपकी अस्थायी समितियां हैं, इसमें एक जांच समिति होती है और एक सलाहकारी समिति होती है। तो ये 2 तरह की आपकी समितियां इसमें होती हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे, स्थायी समितियों को। इसमें भी आपकी किसको पढ़ेंगे, देखिए किनको किनको पढ़ते हैं। इसमें आपकी एक वित्तीय समिति होती है, एक आपकी विभागीय समिति होती है, और वित्तीय जो समिति होती है इसकी भी 3 समितियां होती हैं। और इन्हीं को हम पढ़ेंगे भी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन्हीं से क्वेश्चन भी बनते हैं। विभागीय समितियां आपकी होती हैं, कौन सी होती हैं सर, विभागीय समितियां भी होती हैं। विभागीय समितियां आपकी 24 होती हैं, जिसमें 18 आपकी लोकसभा की और 6 आपकी राज्यसभा की होती हैं। ये यहाँ पे आ गया है तो इसको सही कर देंगे। और जो जांच समिति होती है ना, जांच समिति भी एक होती है। जांच समिति जनता की समस्याओं के लिए आपकी जांच समिति होती है। सदन समिति होती है, ये नियम और कानून बनाने के लिए एक समिति होती है जिसे सदन समिति बोला जाता है। एक आपकी परीक्षण और नियंत्रण समिति होती है जो ST के लिए होती है। एक सेवा समिति होती है जिसमें वेतन भत्ते और आवास का जिक्र होता है। वेतन भत्ते और आवास के लिए जो बातें होती हैं जिसमें, वो सेवा समिति में होती हैं। तो ये सारी इनकी समितियां होती हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे वित्तीय समितियों को। वित्तीय समितियां आपकी 3 हैं। तो ये रही आपकी वित्तीय समितियां, इनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी आपसे, ये जो लोक लेखा समिति होती है, आपकी प्राक्कलन समिति होती है, लोक उपक्रम समिति होती है, ये किस तरह की समितियां हैं, तो ये वित्तीय समितियां हैं, फाइनेंशियल कमेटीज हैं। इनको आप याद रखना। जैसे कि लोक लेखा समिति जिसको PAC बोला जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको बोला जाता है।
और प्राक्कलन समिति इसका मतलब होता है एस्टीमेट कमेटी, और ये लोक उपक्रम यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ये इसको बोला जाता है। अब जो सबसे पुरानी है ना वो 1921 में आई थी। ये सबसे पुरानी लोक लेखा जो कमेटी है ना वो 1921 में आई थी, और ये सबसे पुरानी कमेटी है, सबसे पुरानी समिति है आपकी कौन सी, लोक लेखा समिति। 1950 में जो सबसे बड़ी समिति बनती है वो आपकी कौन सी बनती है, प्राक्कलन समिति। ये 1950 में बनती है, लेकिन ये सबसे बड़ी है, और ये प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है। तो ये जो लोक लेखा समिति है सबसे क्या है, पुरानी है। और ये जो है वो लोक उपक्रम ये आपकी 1964 में आई है, तो ये इनके आने का क्रम है। अब देखिए जो लोक लेखा समिति है इसमें सदस्य कितने होते हैं, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 आपके लोकसभा के होते हैं और 7 आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें आपके सदस्य होते हैं आपके 30, और ये 30 के 30 आपके लोकसभा के होते हैं, एक भी राज्यसभा का नहीं होता है। और जो लोक उपक्रम समिति है ना इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, और इसमें भी 15 आपके लोकसभा के, 7 आपके राज्यसभा के। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो पीएसी में यानी कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष के दल से आता है। जैसे कि लोकसभा होती है ना उसमें कुछ रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं और कुछ अपोजिट पार्टी के जो लोग होते हैं, तो जो अध्यक्ष बनता है वो अपोजिट पार्टी का ही बनता है। लेकिन जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें जो अध्यक्ष बनता है वो सत्ताधारी दल का होता है। और ये जो लोक उपक्रम समिति है ना इसमें लोकसभा स्पीकर, ये LSP जो लिखा है ना, L.SP जो लिखा है, लोकसभा स्पीकर इसका मतलब है। और ये क्या मतलब है, ये किसी भी सदस्य को अध्यक्ष इसका बना सकता है, किसी भी सदस्य को, विपक्ष के भी और पक्ष के भी कोई बना सकता है, किसी भी सदस्य को बना सकता है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है तीनों समितियों में से। देखिए यहाँ पर भी कोई मंत्री यहाँ के सदस्य नहीं होंगे, यहाँ पर भी नहीं होगा, और यहाँ पर भी कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे इसका कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए कैग की रिपोर्ट, जो कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करता है, ये जो पीएसी है ना, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है। कैग आपका आगे पढ़ेंगे, जो एक बहुत बड़ा पद है और उसको हम पढ़ेंगे, वो एक बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, उसको हम पढ़ेंगे। कैग कंट्रोलर, जिसका मतलब होता है कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल, इसको हम पढ़ेंगे और इसको ज़रूर पढ़ेंगे, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है, कैग क्या है, ये एक रिपोर्ट की जांच करता है, और उस रिपोर्ट की जांच आपकी ये पीएसी कमेटी करती है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जब हम पढ़ेंगे ना तभी आपको समझाएंगे इसका सही सही मतलब क्या होता है। और पैसे के अपव्यय को रोकने का काम आपका क्या होता है, प्राक्कलन समिति का होता है। ये देखिए जो भी चीज़ें हैं ना ये कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाने के लिए ही आई हैं, कोई ना कोई मतलब ऐसे फालतू में तो बनाई नहीं गई है। तो ये पैसे के अपव्यय को रोकने के लिए बनाई गई कि पैसा ऐसा ना हो कहीं गलत जगह यूज हो जाए, या पैसे का दुरुपयोग हो जाए, या पैसा फालतू में यूज हो जाए। अब ये जो है ना लोक उपक्रम, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं ना, सरकारी कंपनियां, जैसे ONGC हो गया, रेलवे हो गया, ऐसी जो भी थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC जो भी होती हैं ना, उनकी क्या है, ये जांच करता है। सरकारी कंपनियों की ये जांच करती है, कौन सी, आपकी लोक उपक्रम समिति आपकी जांच करती है। तो ये आपकी क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं। और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में हमने वित्तीय समितियों के पढ़ा। वित्तीय समितियों में आपकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपको इनको याद रखना है, बस याद क्या रखना है, इनके मेंबर्स को याद रखना है, इनके अध्यक्ष को याद रखना है, सत्ताधारी दल का और या किसी भी दल का, ये आपको पता होना चाहिए। और जो पीएसी जो है ये कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं तो कुछ जो हमने संविधान में जो हमने संसद को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ये चीज़ हमको वहीं पे लानी चाहिए थी कि हमको क्या क्या आर्टिकल इसमें पढ़ने थे। तो वो आर्टिकल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि जो संसद के जो आर्टिकल है ना संघ की विधायिका के, उनको एक बार देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं।
सारे आर्टिकल को आपको दिखा देते हैं, ताकि अगर आपको देखना हो तो आपको पता लग जाए कि इस आर्टिकल में क्या जानकारी है। तो आपको पता है आर्टिकल 79 में आपका संसद का गठन है, 80 में आपका राज्यसभा है, 81 में आपका लोकसभा है, 82 में आपकी क्या है, जनगणना के बाद समायोजन की बात की गई है। ये बात मैंने आपको समझाई होगी। और सदनों की जो अवधि है वो 83 में दी गई है, और जो सदस्यों की योग्यता है वो आर्टिकल 84 में है। सत्र, सत्रावसान, विघटन, ये सारी बातें आपकी किस में दी गई हैं, आर्टिकल 85 में। 86 में क्या कहा गया है, सदनों को राष्ट्रपति का संदेश, जो भी सदन है उनको राष्ट्रपति एक संदेश देगा, और वो आपका क्या है, आर्टिकल 86 में है। 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है, राष्ट्रपति विशेष संबोधन देगा, ये आर्टिकल 87 में आपकी बात करता है। और ये वही है जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है ना, ये वही है जिसको आपका कौन तैयार करता है, मंत्रिपरिषद तैयार करती है। और 88 में सदनों के जो अटॉर्नी जनरल है ना, उनकी बात की गई है। ये अटॉर्नी जनरल नहीं, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मुझे भी याद नहीं रहा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक से ये टाइप है, इसको मैं सही कर दूंगा तभी आपको इसकी PDF मिलेगी। और ये जो आपको जो ये सारे के सारे आपके जो आर्टिकल है ना, ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, ये आपको मैं ये जो स्लाइड्स है ना, ये जहाँ पे मैंने संसद को पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, ये वहाँ पे मैं लगा दूंगा, ताकि आपको पहले ये आर्टिकल आपको देखने को मिल जाए। तो ये आर्टिकल आप वहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मैंने जो भी है सारा कुछ पढ़ा दिया है, मैं इसको स्किप करता हूँ और आपको इसको खुद ही पढ़ लेना, आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है। और जहाँ पे अगर कोई भी मतलब मिस है तो मैं उसको सही कर दूंगा, कोई भी मिस पॉइंट है मैं इसको सही कर दूंगा। वैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं सारी की सारी ये आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मैं इस पर अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ और आपका भी टाइम वेस्ट कराना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने एक जानकारी के लिए यहाँ पे रख दिए हैं ये सारे के सारे। बाकी आपको क्या है जो इम्पोर्टेंट है फ़िलहाल वो इसमें से मैं बता ही देता हूँ इम्पोर्टेंट आपका क्या है, फिर भी इम्पोर्टेंट पे आपकी जानकारी के लिए मैं दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपका ये वाला देखिए, आपका यहाँ पे आपको देखना है, ये जो आपका है ना आर्टिकल आपका क्या है 112, ये क्या है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। जो बजट होता है ना वो आर्टिकल 112 में दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको आपको याद रखना है। और जो आपका विनियोग विधेयक है जो हमने बताया था, अप्रोप्रिएट बिल, जिसमें आपका संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो वो आपका आर्टिकल 114 में आता है। और जो आपके आर्टिकल आपका यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या बोलता हूँ, यहाँ पे आर्टिकल आपका जो संसद की भाषा है ना वो आर्टिकल 120 में दी गई है, इसको आपको याद रखना है। और संसद में जो चर्चा होती है उस पर प्रतिबंध, संसद में जो चर्चा होती है उस पर जो प्रतिबंध होता है वो 121 में दिया गया। 122 में क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि संसद की कार्रवाइयों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता है। मतलब संसद जो भी अपनी कार्रवाइयाँ करता है उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी पूछताछ नहीं करेगा। और जो आर्टिकल 23 है 123, इसमें राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो इसमें दी गई है। तो ये आपको सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे आपकी क्लास आपकी दोस्तों यहीं तक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना। ये आर्टिकल कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपके पूरे कंटेंट के साथ। फिलहाल मैंने ये नॉलेज के लिए दे दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कौन से आर्टिकल में क्या बात की गई है, और जहाँ पे कोई भी मिस्टेक है मैं उसको चेंज कर दूंगा, यहाँ पे क्या देना चाहिए था मुझको मैं कर दूंगा। अब आपके लिए क्या है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आप लोगों को PDF चाहिए, हूबहू PDF चाहिए, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको डिजिटल प्रिंटेबल फॉर्म में आपको इसकी PDF चाहिए तो फिर आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको 99 रुपीज़ पे करना होगा और आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। 2-4 दिनों में मैं इसकी कंप्लीट PDF तैयार कर लूँगा और आपको इसकी PDF आपको दे दूँगा। जिसको भी चाहिए होगी 99 पे करेगा और PDF ले लेगा। आप ये समझें कि अगर मैं 99 ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अभी YouTube से मेरी कोई एक भी पैसे की इनकम नहीं हो रही है।
आप लोग जो इसमें पेमेंट कर देते हो, मतलब जो PDF लेने के लिए, वही मेरी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। और उसमें भी अभी मतलब बहुत ज़्यादा मेरी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, बस 7-8 हज़ार रुपये की इसमें इनकम अभी हो पाई है जब से मैंने PDF बेचना शुरू किया। लेकिन उससे क्या हुआ है, मुझे थोड़ी हिम्मत मिली है, मुझे थोड़ा दम मिला है कि मैं काम करता रहूं, हो सकता है आगे ग्रो कर जाऊं, तो इसलिए मैं इस पे करता हूं। तो फ़िलहाल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।